साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपनी इस वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में गणनावाचक अवधारणा का अध्ययन करेंगे। गणनावाचक अवधारणा में आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करेंगे। हमारा जो पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हमने पिछली कक्षा में उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में वर्तमान में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली अवधारणा है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण को ही हम उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन किया था। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की हम एक बार दोबारा से चर्चा करते हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी और ऋणात्मक भी। सीमांत उपयोगिता में तीनों स्थितियां पाई जाती हैं। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में प्रोफेसर गोसेन के द्वारा किया गया, इसलिए इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जेवेंस ने गोसेन का प्रथम नियम कहा। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, सीधा प्रश्न हो सकता है, किस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं? आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम का प्रतिपादन गोसेन ने 1854 में किया था। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम जेवेंस ने कहा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को प्रोफेसर बोल्डिंग ने लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है, अर्थात यूनिवर्सल नियम है। यह सभी जगह लागू होता है। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित समय में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। साथियों, अर्थशास्त्र में प्रत्येक नियम मान्यताओं के ऊपर आधारित है। अगर वह कोई भी नियम अर्थशास्त्र का मान्यताओं को अनुसरण नहीं करता है, मानता नहीं है, तो वह नियम लागू नहीं होता है। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पहली मान्यता, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है क्योंकि एक उपभोक्ता की हमेशा इच्छा होती है कि वह अपनी कीमत के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। जिस वस्तु के ऊपर वह खर्च करना चाहता है, जिस वस्तु का वह उपभोग करना चाहता है, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर वह अधिकतम करना चाहता है। अर्थात उपभोक्ता एक आर्थिक इकाई होता है, अर्थात उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। इसलिए उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है। दूसरी मान्यता है इसकी, उपयोगिता मापनीय है, इसके लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। वस्तु की इकाइयां समरूप होती हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में वस्तु की इकाई में
इकाई के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अर्थात इकाई को समरूप माना गया है। अगर वस्तु की इकाई में परिवर्तन होता है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। मान लीजिए हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। हम खाना खाते समय पहली इकाई लेते हैं, पहली चपाती। उससे जो हमें सीमा उपयोगिता प्राप्त होगी, उसके बाद में प्राप्त जिस वस्तु का हम उपभोग करेंगे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। लेकिन मान लीजिए हम सेकंड जो इकाई उपभोग करते हैं वह एक सेव का करते हैं, तो हो सकता है पहले वाली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरी वाली इकाई से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। जितनी इकाइयों का हम उपभोग करें उनकी इकाइयाँ समरूप हो, तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इन सभी में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की रुचि में, फैशन या समय में कोई परिवर्तन होता है, तो उस कंडीशन में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो, यह जरूरी नहीं होता। उपभोग की प्रक्रिया शुरू होती है, सतत होती है, अर्थात यह निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर सतत है, शुरू नहीं है। उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है। उपभोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सभी मान्यता जहाँ पर लागू होंगी वहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस नियम को लागू होने के 2 कारण बताए हैं। उनके अनुसार वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। यहाँ पर पूर्ण स्थानापन्न और अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो वस्तु किसी एक वस्तु के स्थान पर उपयोग की जा सकती है। अर्थात मान लीजिए हमारे घर में चाय की आवश्यकता है या हमें चाय की आवश्यकता है, लेकिन अगर घर में चाय उपलब्ध नहीं है तो हम चाय के स्थान पर कॉफ़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह चाय और कॉफ़ी दोनों आपस में स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों आपस में पूर्ण स्थानापन्न वस्तु हैं। कैसी वस्तु है? पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है। यहाँ पर प्रोफेसर बोल्डिंग ने वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न के संदर्भ में चर्चा की है। अपूर्ण स्थानापन्न के संदर्भ में हम एग्जाम्पल लेते हैं पेन और पेंसिल का। पेन और पेंसिल स्थानापन्न वस्तु हैं, लेकिन अपूर्ण स्थानापन्न वस्तु हैं। मान लीजिए आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसी दौरान आपका पेन की स्याही ख़त्म हो जाती है, तो आप उसके स्थान पर कुछ समय के लिए पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समय के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। अंततः लेकिन आपको बाद में पेन आवश्यक रूप से यूज करना होगा। यहाँ पर पेन और पेंसिल दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों में अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का संबंध पाया जाता है। सेकंड है इसमें विशेष आवश्यकता की संतुष्टि संभव है। विशेष आवश्यकता की संतुष्टि संभव हो सकती है। मान लीजिए हम किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाएं, एक स्तर के बाद उसका उपभोग और नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव है। जैसे सब्जी में नमक कम है तो हम सब्जी में नमक डालेंगे तो एक निश्चित स्तर तक उसका उपभोग कर सकते हैं। एक निश्चित बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। अगर हम उससे ज़्यादा नमक डालते हैं तो संतुष्टि का स्तर प्राप्त होना संभव नहीं है। इस तरह से प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के 2 कारण बताए थे। पहला कारण वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। सेकंड है विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव है।
अब हम इसके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा मांग का नियम व सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। अर्थात मांग का नियम व सम सीमांत उपयोगिता नियम, इन दोनों नियमों का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को माना गया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वजनिक वित्त में उपयोगी होता है। यह इस प्रकार वित्त उपयोगी होता है, सरकार के द्वारा सार्वजनिक वित्त हेतु लोगों पर टैक्स लिया जाता है, कर लगाया जाता है तथा लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है। इसका निर्धारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार होता है। अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वजनिक वित्त में उपयोगी होता है। धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पास मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी और धनी व्यक्तियों पर सार्वजनिक वित्त हेतु अधिक कर लगाया जाएगा। लेकिन निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी और कर की मात्रा कम लगाई जाएगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वजनिक वित्त में भी उपयोगी होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा हीरा पानी विरोधाभास का हल प्राप्त होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सहायता से डायमंड वाटर पैराडॉक्स का हल प्राप्त होता है। इसमें भी यह उपयोगी है। अब हम हीरा पानी विरोधाभास, डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पानी की सीमांत उपयोगिता हीरे की सीमांत उपयोगिता से कम होती है, लेकिन पानी की कुल उपयोगिता हीरे की कुल उपयोगिता से अधिक होती है। अर्थात पानी की कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन हीरे की टोटल यूटिलिटी। सेकंड है वस्तु की कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत हमेशा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। पानी की सीमांत उपयोगिता कम है जबकि हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है। इसलिए पानी की कीमत और हीरे की कीमत अलग अलग होती है। पानी की सीमांत उपयोगिता कम है इसलिए पानी की कीमत कम होगी। हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है इसलिए हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। इस तरह से हमने इस वीडियो में, आज की कक्षा में, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में चर्चा की। अब हमारा जो अगला नियम है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इससे पहले जो नियम था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और सेकंड जो है गोसेन का द्वितीय नियम, वह है सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसको हम गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम गोसेन का द्वितीय नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका प्रतिपादन गोसेन ने किया था, गोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सम सीमांत उपयोगिता नियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको गोसेन के द्वितीय नियम से जाना जाता है। प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि का नियम भी सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। आय के आवंटन का नियम भी इसे कहते हैं और व्यय में मितव्ययता का नियम भी सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, अन्य बातें समान रहने पर यह सभी में लागू होता है। सभी नियम में लागू होता है अन्य बातें समान रहने पर। उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। एक उपभोक्ता अपनी विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई
मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। इसमें उपभोक्ता का संतुलन जहाँ होगा, उपभोक्ता का संतुलन, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और अपने उपभोग में परिवर्तन नहीं करता है। अर्थात उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति में वह अपने उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। उस स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। यह नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन दो स्थिति में देखा जाता है। एक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन और एक से अधिक वस्तुओं के प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। एक वस्तु की प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन तब होगा जब उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होगी उस वस्तु की कीमत के। इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा। वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत बराबर हो। MU = PX, यानी X वस्तु की कीमत और X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यदि बराबर है तो एक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा। यदि MUY > PX तो X वस्तु की अधिक मात्रा खरीद कर संतुष्टि अधिकतम। यहाँ पर MUY नहीं होगा, MUX। यदि X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है X वस्तु की कीमत से तो एक उपभोक्ता संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा को खरीदेगा और ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसी तरह यदि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी X वस्तु की कीमत से कम है तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा को कम खरीदेगा और तब तक कम मात्रा खरीदेगा जब तक वह उसकी संतुष्टि का स्तर MUX बराबर होगा PX के। तब तक वह उसकी कम मात्रा खरीदता रहेगा जब तक इन दोनों का मान MUX बराबर PX नहीं हो जाता। यदि MUX > PX, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर X है, MUX, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता X वस्तु की कीमत से ज़्यादा है तो एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। यदि MUX कम है PX से, यदि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता X वस्तु की कीमत से कम है तो वह X वस्तु की कम मात्रा खरीदकर संतुष्टि अधिकतम करना चाहेगा। एक से अधिक वस्तु के प्रयोग के स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। हमने एक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन को देखा है। उस स्थिति में एक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में उपभोक्ता वहाँ पर संतुलन में होगा जहाँ पर MUX बराबर होगा PX के। लेकिन एक से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहाँ होगा? एक से अधिक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में। विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात उनकी कीमत के अनुपात के बराबर हो, उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा और यह संतुलन की प्रथम शर्त है। इसके अनुसार MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY। यह संतुलन की प्रथम शर्त होगी। अर्थात विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो, प्रथम शर्त के अनुसार। दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त MUX अपॉन PX = MUY अपॉन PY और यह संतुलन की प्रथम शर्त है।
एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन की द्वितीय शर्त। उपभोक्ता के संतुलन की द्वितीय शर्त होगी उपभोक्ता की आय व विभिन्न वस्तुओं का व्यय बराबर हो। यह उपभोक्ता के संतुलन की द्वितीय शर्त होगी। इसके अनुसार उपभोक्ता की आय बराबर होगी वस्तुओं पर व्यय के, दोनों वस्तुओं पर किया गया व्यय के योग के बराबर। M इज इक्वल टू PX गुणा X वस्तु की मात्रा प्लस Y वस्तु की कीमत गुणा Y वस्तु की मात्रा, इनके योग के बराबर अगर उसकी आय है तो यह उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त होगी। जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी होंगी वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब हम एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। माना उपभोक्ता की आय 20 रुपये है, X वस्तु की कीमत PX बराबर 8 और Y वस्तु की कीमत 4 है। तो एक टेबल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। MUX MUY MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। पहली क्वांटिटी में MUX प्राप्त होती है 48 और MUY प्राप्त होती है 40। दूसरी वस्तु के उपभोग से MUX X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 40 के बराबर प्राप्त होती है और दूसरी वस्तु Y के उपभोग से उस Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 32 के बराबर प्राप्त होती है। इसी तरह तीसरी वस्तु के उपभोग से X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 32 और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 24। वस्तु की चौथी इकाई के उपभोग से X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 24 और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 16 के बराबर प्राप्त होती है। इसी तरह पांचवी वस्तु के उपभोग से X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 16 और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर प्राप्त होती है। यहाँ पर हम उपभोक्ता की शर्त के अनुसार पहली जो शर्त है वो निकालेंगे। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगी वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा पहली शर्त के अनुसार। इसको हम निकालेंगे अब। MUX अपॉन PX, MUX 48 है, PX है 8 रुपये X वस्तु की कीमत, तो MUX अपॉन PX हो जाएगा 6। 48 बटे में 8 तो 6 के बराबर इसके MUX अपॉन PX आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इकाई में 40 MUX अपॉन 8 5 के बराबर होगा। तीसरी इकाई में 4 होगा, चौथी इकाई में 3 और पांचवी इकाई में 2। इन सभी में हमें प्रत्येक में 8 का भाग देना है। जैसे 16/2 16/8, तो यहाँ पर जो आएगा 2 के बराबर MUX अपॉन PX। इसी तरह MUY अपॉन PY निकालेंगे। यहाँ पर हम Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता में Y वस्तु की कीमत का भाग देते हैं, तो MUY अपॉन PY, MUY है 40, PY है 4, तो 40 बटे में 4, तो यहाँ पर MUY अपॉन PY 10 के बराबर होगा। इसी तरह दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता में Y वस्तु की कीमत का भाग देंगे, अर्थात 32 में 4 का भाग देंगे, तो MUY अपॉन PY 8 के बराबर होगा। तीसरी Y वस्तु की तीसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 24, और जब 24 में उसकी कीमत का भाग 4 का भाग देंगे तो MUY अपॉन PY 6 के बराबर प्राप्त होगा। इसी तरह अगली चौथी इकाई में MUY अपॉन PY 4 प्राप्त होगा। पांचवी इकाई में MUY अपॉन PY 2 के बराबर प्राप्त होगा। यह हमारी पहली शर्त पूरी हुई। इसके अनुसार एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा?
इसके अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में हो सकता है जब वह एक्स वस्तु की एक इकाई के बराबर उपभोग करे। यहाँ पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई 6 पर बराबर है, अर्थात एक्स वस्तु की एक इकाई को उपभोग करे, वाई वस्तु का 3 इकाई का उपभोग करे तो उपभोक्ता संतुलन में होगा। इसी तरह इसका दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वह है एक्स वस्तु की 3 इकाई का उपभोग करे, वाई वस्तु की 4 इकाई को उपभोग करे। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की 5-5 इकाई का से उपभोग करें तो उपभोक्ता प्रथम शर्त के अनुसार संतुलन में होगा। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता की द्वितीय शर्त को भी हम उपयोग करेंगे। उपभोक्ता की द्वितीय शर्त होती है उपभोक्ता की आय बराबर होगी पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। जहाँ पर ये दोनों शर्त लागू होंगी वहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन में होगा। यहाँ पर उपभोक्ता की जो आय है वह है 40 रुपये। तो पहला कॉम्बिनेशन पहला संयोग के अनुसार निकालते हैं। पहला संयोग है हमारा एक्स वस्तु की पहली इकाई के ऊपर और वाई वस्तु की तीसरी इकाई के ऊपर हमें सीमांत एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार निकालेंगे। एक वस्तु के एक्स वस्तु की कीमत है हमारी 8 रुपये, तो 8 गुना 1 प्लस वाई वस्तु की कीमत है 4 रुपये, तो वाई वस्तु की कीमत 4 रुपये गुणा वाई वस्तु के उपभोग की इकाई 3 है, तो इन दोनों का योग करेंगे 8 प्लस 12 और उपभोक्ता की इनकम है उपभोक्ता की आय हमारे पास यहाँ पर आ रही है 20 और एग्जाम्पल में हमने उपभोक्ता की आय 20 माना है। इस तरह से हमारा पहला जो संयोग है वह सही होता है। पहला जो संयोग है इसके अनुसार जब उपभोक्ता की आय 20 रुपये है, एक्स वस्तु की कीमत 8 रुपये है, वाई वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब वह एक्स वस्तु की 1 की इकाई के बराबर उपभोग करे और वाई वस्तु की 3 इकाई को उपभोग करेगा, तो वह अपनी संपूर्ण आय का उपभोग करेगा, जहां पर उसकी एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात का बराबर होगी, अर्थात एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई दोनों में 6 के बराबर प्राप्त होगा, अतः यहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब हम इस सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं और कुछ महत्व होता है। पहले हम इसकी सीमाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। सीमाएं हैं उपभोक्ता को वैकल्पिक चयन व पसंद की पूर्ण जानकारी नहीं होती। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की जानकारी होती है, लेकिन वास्तविकता में उपभोक्ता को दूसरे विकल्प चयन करने के बारे में जानकारी नहीं होती। इस तरह से यह इसकी कुछ लिमिटेशन है। दूसरी इसकी सीमा है उपभोक्ता बहुत अधिक विवेकशील नहीं होता। इसकी मान्यता के अनुसार बताया गया है कि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है जो व्यवहार से सही नहीं माना जाता। उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता की तुलना में काफ़ी गणना करनी पड़ती है जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता को अपनी सीमांत उपयोगिता की गणना करने के लिए गणना करनी होती है संतुलन को प्राप्त करने के लिए, जो उसके लिए मुश्किल होता है। उपभोक्ता के व्यय पर उसकी आदत व विज्ञापन आदि का प्रभाव पड़ता है। इसकी गणना वह सही ढंग से नहीं कर पाता।
साथ ही एक उपभोक्ता दूसरे की देखा देखी करके भी दूसरी वस्तुओं का क्रय करता है। ये सब बातें बताती हैं कि उपभोक्ता जरूरी नहीं है कि वह विवेकशील हो। उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता की इतनी गणना नहीं कर पाता, इसलिए यह भी इसकी कुछ सीमा है। तीसरी है वस्तुओं की अविभाज्यता। उपभोक्ता अपनी सभी वस्तुओं का विभाजन नहीं कर पाता। जैसे मकान की अविभाज्यता, कार की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विभाजित नहीं हो पाती। इस प्रकार से यह भी इस नियम की सीमा है। चौथी सीमा है अवास्तविक मान्यताएं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना और उपयोगिता मापनीय मानना, यह अवास्तविक मान्यता है। अतः हिक्स और सलस्की ने, प्रोफेसर एलन ने इन सभी मान्यताओं का खंडन किया है और उन्होंने उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थता वक्रों की सहायता से समझाया है। बजट अवधि का अनिश्चित टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग कई बजट अवधि तक। यहाँ पर बजट अवधि का संबंध 1 वर्ष से बताया गया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे घर है, कार है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी बजट अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। इस कारण यह भी इस नियम की सीमा है। यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम की 5 सीमाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से क्षेत्रों में इस नियम का महत्व है। अब हम इस नियम के महत्व की चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पर इस नियम का महत्व है। उपभोग में महत्व। इस नियम के माध्यम से उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। उत्पादन का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम से एक उत्पादनकर्ता अपने अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अधिकतम लाभ को प्राप्त करता है। ऐसा करने पर वह अपने उत्पादन के सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन करता है। ऐसा करने पर वह प्रति इकाई उत्पादन की लागत को कम करता है। विनिमय व वितरण में भी इस नियम का महत्व है। इस नियम के माध्यम से साधनों का वितरण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। इसके माध्यम से अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त किया जा सकता है और समसीमांत उपयोगिता नियम बचत एवं उपभोग के मध्य निर्णय करने में भी सहायक होता है। इस तरह से हमने समसीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इन 2 नियमों की आज की कक्षा में चर्चा की। इस प्रकार हमारा उपभोक्ता के व्यवहार में गणनावाचक विश्लेषण पूरा होता है। कल हमारी नेक्स्ट क्लास में उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में क्रमवाचक विश्लेषण की चर्चा करेंगे और कल हम उपभोक्ता के व्यवहार टॉपिक को पूरा करेंगे। इस प्रकार हमारा ये उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण पूरा होता है। साथियों, यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, अपने नोट्स को लिख सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे अवगत करवा सकते हैं। धन्यवाद।